तक इसराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका था। दुनिया को इसकी कंफर्मेशन बहुत सालों बाद 1986 में मिली। मोर्डेशाई वानूनू नाम के एक टेक्नीशियन ने सीक्रेट इसराइली फैसिलिटी में काम किया था। उसने वहां की फोटोज ली और उन्हें मुल्क से बाहर स्मगल किया। उसने ये स्टोरी एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर को दी, लेकिन इससे पहले कि स्टोरी पब्लिश हो सकती, इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद उस तक पहुंच गई। उन्होंने एक ट्रैप लगाया। एक फीमेल एजेंट ने लंदन में अमेरिकन टूरिस्ट होने का नाटक किया। उसने वानूनू के साथ फ्लर्ट किया और उसे अपने साथ रोमांटिक वीकेंड के लिए रोम चलने पर कन्विंस किया। जैसे ही वो रोम पहुंचा, उसे ड्रग दिया गया, किडनैप किया गया और वापस इसराइल शिप कर दिया गया। उसने वहां 18 साल जेल में गुजारे। उसकी कुर्बानी की वजह से दुनिया को पता लगा कि इसराइल वाकई एक न्यूक्लियर पावर था। सातवां मुल्क इंडिया था। इंडिया सराउंडेड था। वो दो ताकतवर दुश्मनों के बीच ट्रैप्ड फील करता था। वो 1962 में चाइना से जंग हार चुका था और दूसरे बॉर्डर पर अपने राइवल पाकिस्तान के साथ लगातार लड़ रहा था। इंडिया ने कनाडा से लाए गए एनर्जी रिएक्टर में रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। इंडिया ने क्लेम किया कि वो बॉम्ब नहीं बना रहे, लेकिन 1974 में उन्होंने रेगिस्तान में एक टेस्ट किया। उन्होंने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा और इसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। दुनिया में एक खलबली मच गई। कनाडा और अमेरिका ने टेक्नोलॉजी मिसयूज करने पर इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया कुछ अरसे के लिए रुक गया, लेकिन 1990s में उसने ऑफिशियली अपने प्रोग्राम को वेपनाइज कर दिया। उन्होंने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी डिक्लेयर की। इसका मतलब है कि वो वादा करते हैं कि वो न्यूक्स तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक कोई और पहले इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज ना करे। 8वीं कंट्री की शायद सबसे यूनिक स्टोरी है। ये साउथ अफ्रीका था। 1970s तक साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। बाकी दुनिया उनके रेसिज्म से नफरत करती थी और मदद करने से इनकार करती थी। उन्होंने अपने बॉर्डर्स की तरफ देखा और उन्हें हर जगह दुश्मन नजर आए। अंगोला जैसे पड़ोसी मुल्क कम्युनिस्ट कंट्रोल में जा रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। उनके पास बहुत ज्यादा यूरेनियम रिजर्व्स थे और उन्होंने उन्हें यूज करना शुरू किया। 1989 में एक अमेरिकन सैटेलाइट ने साउथ अफ्रीका के कंट्रोल वाले आइलैंड्स के करीब इंडियन ओशन में मिस्टीरियस लाइट डिटेक्ट की। ये माना जाता है कि ये इसराइल के साथ एक जॉइंट न्यूक्लियर टेस्ट था। 1980s तक साउथ अफ्रीका ने 6 फुली फंक्शनल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए थे, लेकिन फिर दुनिया बदल गई। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। कम्युनिज्म का थ्रेट खत्म हो गया। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जानती थी कि उनका वक्त खत्म हो रहा है। वो नेल्सन मंडेला की सरबराही में आने वाली नई गवर्नमेंट को न्यूक्लियर वेपन्स देने से खौफजदा थे। उन्होंने वो किया जो कोई और कंट्री नहीं कर सकता था। उन्होंने वॉलंटरीली अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स डिसमेंटल कर दिए। उन्होंने सारे ब्लूप्रिंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए और यूरेनियम को पिघला दिया। तो साउथ अफ्रीका वो अकेला मुल्क है जिसने अपने न्यूक्स बनाए और फिर सब खत्म कर दिए। नौवां मुल्क है पाकिस्तान। 1971 में इंडिया से आधा मुल्क गंवाने के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार भुट्टो ने ऐलान किया कि अगर लोगों को घास भी खानी पड़ी तब भी वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। वो इंडिया को डोमिनेट करने नहीं दे सकते थे। इस प्रोग्राम के हीरो अब्दुल कदीर खान थे। वो नेदरलैंड्स में एक फैसिलिटी में मेटलर्जिस्ट थे जो यूरेनियम इनरिच करती थी। उन्होंने अपनी क्लियरेंस यूज करके सेंट्रीफ्यूजेस के टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स चोरी किए। उन्होंने ये सारे डिजाइन्स याद किए, उन्हें कॉपी किया और उन्हें वापस पाकिस्तान ले आए। इन डिजाइन्स ने उन्हें एक जबरदस्त हेड स्टार्ट दिया। उन्हें चाइना से भी मदद मिली जो इंडिया को चेक में रखना चाहता था। अमेरिका जानता था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन अमेरिका को अफगानिस्तान में सोवियत से लड़ने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। इसलिए अमेरिकन ने आंखें बंद कर ली। 1998 में इंडिया के टेस्ट्स कंडक्ट करने के सिर्फ हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। उन्होंने पहाड़ों में 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेटोनेट किए। पाकिस्तान में सब खुश हो गए। उन्होंने प्लेइंग फील्ड बराबर कर दी थी। अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर उन्हें लगे कि वो कन्वेंशनल वॉर हारने वाले हैं तो वो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देंगे। और अब हम आते हैं इस लिस्ट के आखिरी कंट्री पर और वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को उसी वजह से न्यूक्स चाहिए थे जिस वजह से बाकी सबको चाहिए थे। वो रिजीम सर्वाइवल चाहते थे। किम फैमिली को लगता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बगैर अमेरिका उन पर अटैक कर देगा। उन्होंने शुरू में तो एनर्जी के लिए सोवियत मदद ली, लेकिन फिर एकदम सीक्रेसी में चले गए। उन्होंने वेपन्स ना बनाने का वादा करते हुए ट्रीटी साइन की और फिर उन ट्रीटीज को तोड़ दिया। उन्होंने वो डिजाइन यूज किए जो कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान से खरीदे थे। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये एक छोटा एक्सप्लोजन था और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पार्शियल फेलियर था, लेकिन वो कोशिश करते रहे। 2009 और 2013 में उन्होंने बड़े बॉम्ब्स टेस्ट किए। 2017 तक उन्होंने थर्मो न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया और आज उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं जो थियोरेटिकली अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। नॉर्थ कोरिया वो अकेला मुल्क है जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से विड्रॉ किया और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। तो ये वो 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने बॉम्ब बनाया, लेकिन कहानी सिर्फ इन तक महदूद नहीं है। ऐसे और भी मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियट्स ने पूरी दुनिया में अपने न्यूक्लियर वेपन्स छुपाए। अमेरिकन न्यूक्स आज भी बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और तुर्की में पड़े हैं। रशिया ने अभी रिसेंटली टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वापस बेलारूस में मूव किए हैं। हमें उन मुल्कों को भी देखना होगा जिन्होंने कोशिश की और फेल हो गए। आपको जानकर हैरत होगी कि कितने कंट्रीज
कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब थे। अर्जेंटीना और ब्राजील के पास मिलिट्री प्रोग्राम्स थे जो उन्होंने अबैंडन कर दिए। स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने भी इस पर गौर किया था, लेकिन सबसे वोलेटाइल रीजन हमेशा से मिडिल ईस्ट रहा है। इराक के पास सद्दाम हुसैन के दौर में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम था। 1981 में इसराइल ने ऑपरेशन ओपरा लॉन्च किया और इराकी रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक्स करके उसे तबाह कर दिया। 2007 में इसराइल ने यह दोबारा किया। उन्होंने सीरिया में एक सीक्रेट फैसिलिटी पर बॉम्ब गिराया जो नॉर्थ कोरिया की मदद से बनाई जा रही थी। इसराइल के लिए अब मसला ईरान है। ईरान सालों से यूरेनियम इनरिच कर रहा है। इसराइल और वेस्ट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करके पीछे धकेल दिया है। एक और मुल्क है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और वो है जापान, जिसे एक्सपर्ट्स थ्रेशहोल्ड स्टेट कहते हैं। जापान के पास एडवांस्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी और प्लूटोनियम के बड़े रिजर्व्स हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर जापान चाहे तो वो महीनों में न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। फिलहाल उनका पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसे रोकता है, लेकिन अगर एशिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है तो जापान कभी भी ट्रीटी तोड़ सकता है। और आखिर में हम उस चीज को नहीं भूल सकते जो समुद्रों की तह में है। ट्रीटीज और इंस्पेक्शन जमीन पर फोकस करती हैं, लेकिन न्यूक्लियर कंट्रीज की असल ताकत समुद्र की गहराई में है। अमेरिका, रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस और इंडिया सब न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं। ये सबमरीन्स महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं और इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन है। ये इंश्योर करती हैं कि अगर मुल्क मैप से मिट भी जाए तो उनकी सबमरीन्स दुनिया में कहीं से भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकती हैं। ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये वही डेंजरस लॉजिक है जिसने 80 सालों से अमन कायम रखा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी जो जर्मनी में एक लेबोरेटरी में शुरू हुई थी, अब मैप के हर कोने में फैल चुकी है। हमने न्यूक्लियर क्लब को सिर्फ एक मेंबर से ग्रो होकर 10 तक जाते देखा है। ये टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, लेकिन इसके ब्लूप्रिंट्स हर तरफ मौजूद हैं। अगले मुल्क को रोकने वाली वाहिद चीज पॉलिटिक्स है। साइंस